अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरणें विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे करियर मैनेजमेंट पे, और ये हमारा पहली गुफ्तगू है। तो देखते हैं करियर मैनेजमेंट में क्या बात हो सकती है। करियर मैनेजमेंट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपका एकेडमिक ग्रेड है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने नए आइडियाज़ को किस तरीके से डेवलप करते हैं और लेके आते हैं। अपने सुपरवाइज़र के साथ आप किस तरीके से बिहेव करते हैं और कैसा उनको मैनेज करते हैं। और फिर कैरियर में आप क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या आपका मोड ऑफ एक्शन है। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए, अपना बिजनेस खुद शुरू करें, और दूसरा ये कि आप एम्प्लॉयमेंट किसी जगह जॉब कर लें। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं और अपना बिजनेस खुद करते हैं तो आप लीडर हों बन जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे और आप इनोवेटिव बन जाएंगे। इसलिए कि आपके अपने बिजनेस के नए नए प्रोडक्ट और नए नए तरीके आप ईजाद करेंगे और डेवलप करेंगे, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करें। दूसरी सूरत में आप जॉब करेंगे, तो अगर आप जॉब करेंगे तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि आपका जो इंटरेस्ट और वैल्यूज़ हैं उसमें आप देखें कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या आपका शौक़ है, उस पर आप तवज्जो दीजिए। और वैल्यूज़ आपको मालूम होना चाहिए कि वैल्यूज़ ऑफ लाइफ जो है वो मिसाल के तौर पर रिलीजियन है, मिसाल के तौर पर वे ऑफ लाइफ है कि किस तरीके से आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप रिश्वत दे करके अपना कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप सैटरडे को काम करना चाहते हैं, 6 डेज ए वीक करना चाहते हैं, 5 डेज ए वीक करना चाहते हैं, आप हाइब्रिड काम किस्म का काम करना पसंद करते हैं। ये आपके वैल्यूज़ हैं जो आप जिस पर गौर से करके उसको देखेंगे। आप अपने जॉब से या अपने क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड स्किल्स आपको होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं तो आपको एमएस ऑफिस मुकम्मल तौर पर आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए, जिसमें एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल है। तो ये आपको इस पर उबूर होना चाहिए। फिर आप अपनी शॉर्ट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहाँ कहाँ आप महसूस करते हैं। स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बड़ा अच्छा जो करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपकी वीकनेस भी हो सकती है कि आपकी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है और आप जो है करस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते। उसी तरीके से आपकी मैथ्स बड़ी स्ट्रांग है और आप अकाउंटिंग का काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इस तरीके से आप एसेस कर सकते हैं। कौन सा एरिया है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। मिसाल के तौर पर कोई एक पोजीशन वैकेंट होती है आपकी कंपनी में, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि इस पोजीशन के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया जाए, अपॉर्चुनिटी एरिया है। और थ्रेट क्या है कि थ्रेट ये होगा कि इसका मतलब ये है कि आप अपने जॉब पे से सेटिस्फाइड नहीं है, तभी आप यहाँ आना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपके ऊपर जो है वो आपको रिप्रिमेंड मिले और आपको पूछा जाए कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, और फायर भी हो सकते हैं आप। तो ये देख लीजिए इस तरह से किस तरह से करना चाहते हैं आप। आपके करियर में गोल्स क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं अल्टीमेटली, 5 साल में क्या बनना चाहते हैं, 10 साल में क्या बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो आप देख लीजिए, अपना करियर गोल के हिसाब से आप काम कीजिए, और उसके बाद जो कुछ आपने डिसाइड किया उस डायरेक्शन में चल पड़िए। कोर वैल्यूज़ होते हैं और फिर ऑगमेंटेड वैल्यूज़ होते हैं। कोर वैल्यूज़ क्या हैं कि आप किन चीज़ों को आप अहमियत देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो ओनरशिप की आपके नज़दीक बड़ी अहमियत होगी। फिर वर्क लाइफ बैलेंस, कितना काम करना है, कितना घर पे वक्त गुजारना है फैमिली के साथ, उसका बैलेंस होना चाहिए। जॉब में ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। एक्सेलेंस होना चाहिए, जो भी काम आप करते हैं वो एक्सेलेंट करते हैं। आपके काम में, आपकी जॉब में आपको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो आप पैशन के साथ काम करेंगे। ये कोर वैल्यूज़ है। ऑगमेंटेड वैल्यूज़ ये हैं कि आप कि जो दूसरी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर एक हेल्थ क्लब है और उसमें एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई हैं,
तो आपके लिए वो एक अट्रैक्शन है, ऑगमेंटेड वैल्यू है। तो इसको बैलेंस करके लेकर के चलने की ज़रूरत है कि आपका कोर वैल्यू क्या है और ऑगमेंटेड वैल्यू क्या है। आपका मिशन क्या है अपनी लाइफ का, और विजन क्या है। मिशन से मुराद ये है कि आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई। आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करें। और उसको अगर एक पेपर पे लिख भी लें तो भी ठीक है, मैं समझता हूँ। अगर आप अपनी सीवी पे भी लिखना चाहें तो मैं समझता हूँ कि कोई हरज नहीं। विजन क्या है आपका, विजन से मुराद ये है कि आप किस तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम आप करना चाहते हैं, यू वांट टू बी ए वेरी गुड अकाउंटेंट, यू वांट टू बी ए वेरी गुड मार्केटर, यू वांट टू बी ए वेरी गुड सेल्स मैनेजर, अच्छी बात है। और जो है वो किस तरह से करना चाहते हैं, क्यों क्यों आप सेल्स मैनेजर सेल्स में जॉब करते हैं, जो सेल्स में की क्यों करना चाहते हैं वो आप डिफाइन करें कि आपके अंदर सेल्स की एप्टीट्यूड है, अकाउंटिंग में आपकी अकाउंटिंग की एप्टीट्यूड है, आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो ऑन। तो विजन जो है वो किस तरह से चलेंगे आप, अपना सफ़र कैसे तय करेंगे ज़िंदगी का, और कैरियर का सफ़र कैसे तय करेंगे। देखिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या आप समझते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो आपका गोल है उसके हिसाब से वो आपकी क्वालिफ़िकेशन सही है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो वो क्वालिफ़िकेशन आप गेन करें जो आपको अल्टीमेट कैरियर के लिए ज़रूरत है। और उसके बाद साथ में आप स्किल्स भी गेन करें, जो भी स्किल का मैंने भी आपसे बताया वो स्किल भी आप गेन करें ताकि आपको कामयाबी मिल सके। मोटिवेटेड रहें। मोटिवेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक है और एक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मुराद यह है कि आपके अंदर का जो जज्बा है वो क्या है और उसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आप फ्रूट्स ज़्यादा खाया करें, फ्रूट्स जो है वो एक अपने तौर पर एक दिस इज़ ए ग्रेट मोटिवेटर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हालात के तहत आप मोटिवेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी से आपको गाड़ी मिल गई, एक नई गाड़ी मिल गई, तो आप बड़े मोटिवेटेड हो गए, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और इंट्रिंसिक जो है वो आपके अंदर अपने है, उसको आप एस्पिरेशन भी कह सकते हैं कि आपके अंदर एस्पिरेशन है कि आप जो है वो एक चीज़ बनना चाहते हैं, एक काम करना चाहते हैं। तो इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन जो है वो आपके अंदर हो सकता है। इसके अलावा अगर ये चीज़ें आप करना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो आप कामयाबी हासिल करेंगे। और कामयाबी हासिल करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। और जब आपका ये सफ़र चलेगा कैरियर का तो आपको लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, तो आप सपोर्ट लेंगे, और सपोर्ट के लिए आपका एटीट्यूड जो है वो बेहतर होना चाहिए। आपके पास नए आइडियाज़ होने चाहिए, चाहे आप अपना बिजनेस करें या जॉब करें, नए आइडियाज़ होने चाहिए। आपको आइडियाज़ आप देंगे तो आपकी अहमियत बढ़ेगी और कंपनी में आपकी कदर होगी। और जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो आप अपना गोल अचीव करेंगे। अपने फ्रेंड्स को जानिए, एनिमीज़ को जानिए और फ्रेनेमीज़ को जानिए। फ्रेंड्स और एनिमीज़ को तो आपको पता है कि कौन है क्या है। फ्रेनेमीज़ वो लोग होते हैं जो आपको दोस्त की शक्ल में नुकसान पहुंचाते हैं। ये आस्तीन के सांप होते हैं, ये पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, तो इनसे ज़रा बच के रहिए। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है, उससे आपने अपने बॉस की बुराई कर दी, वो दोस्त जो है वो जाकर के आपकी बॉस को बता देगा कि आपने उसकी बुराई की है, तो बॉस आपको कॉल कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है वो आपको कहा जाएगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, वो एक लंबा सिलसिला चल पड़ेगा। तो इससे ज़रा होशियार रहिए आप। ऑर्केस्ट्रेट योर स्किल्स। आपकी जो स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि आपके बहुत सारे, आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके जॉब में पेंटिंग की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो वो ऑर्केस्ट्रेट नहीं है। ऑर्केस्ट्रेट से मुराद ये है कि जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ प्ले करते हैं तो फिर एक उसमें से निकलती है सिम्फनी। उसी तरीके से आपके जहन में बहुत सारी चैम्बर्स हैं, और उस चैम्बर में, माइंड में जो आपके स्किल्स हैं वो अलग अलग स्किल्स रखे हुए हैं। तो स्किल्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी जॉब को हेल्प करें, आपके कैरियर को हेल्प करें, वो ऑर्केस्ट्रेट करेंगे आप। और जब ये ऐसी स्किल्स होंगी तो वो ऑर्केस्ट्रेट करेंगे और फिर आप कामयाब होंगे।
अपने सीवी को स्ट्रक्चर करें और फॉर्मेट करें, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि आप चाहें तो अपना मिशन और विजन भी अपने उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले क्वालिफिकेशन आएगा, उसके बाद स्किल्स आएंगी, उसके बाद आप चाहें तो मिशन और विजन लिख दें। मिशन विजन टॉप पे भी आ सकता है। उसके बाद आप एक्सपीरियंस लिखेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट लिखेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया। वीक एरिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग एरियाज आपकी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये आप उसमें लिखेंगे। आपकी तस्वीर भी होनी चाहिए उसमें एक। और जब आप सीवी सेंड करेंगे तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जिस दिन आपने वो सीवी देखा ऐड, उसी दिन अगर आप सेंड कर दें, पहले दिन जब सीवी का आता है अखबार में या लिंक्डइन पे कहीं पर भी, तो उसी दिन सेंड कर दें तो बेहतर है। और इन केस अगर उसी दिन आप नहीं सेंड कर सकते तो लास्ट डे से एक दिन पहले करें। उसकी वजह यह है कि जो मेल चेक करने वाले जो भी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव हैं एचआर में, वो शुरू के मेल देखेंगे और आखिर के मेल देखेंगे। अगर उनसे उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो फिर दरमियान वाली जो मेल है वो चेक होती है। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि शुरू में अगर उनको मिल जाती है, उनके मतलब का कैंडिडेट मिल जाता है, तो बाकी मेल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसी तरीके से अगर वो शुरू में नहीं मिला तो दरमियान में वो ये सोचते हैं कि एक साथ मेल चेक करूँगा मैं, और एक साथ की बारी आती है जब डेडलाइन ख़त्म हो जाती है। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद मेल चेक होगा तो उसमें लास्ट में जो जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनकी सीवी आएगी और बाकियों की नहीं आएगी। इसका ख्याल रखिएगा आप। अब आप जनाब जॉब मिल गई, इंटरव्यू हो गया आपका और आपको जॉब मिल गई, या आप जो है वो फाइनल इंटरव्यू में हैं, तो जब आपको इंटरव्यू फाइनल है या आपको जॉब मिल गई है, तो आप ख्याल रखिए कि तीन चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं: गेट कीपर, पावर पॉइंट और पावर हाउस। गेट कीपर एक तो वो चौकीदार है जो गेट पे खड़ा रहता है और आपको अंदर जाने के लिए रोकता है या नहीं रोकता। लेकिन जो जिस गेट कीपर की बात मैं कर रहा हूँ वो ये रिसेप्शनिस्ट है या कंप्यूटर ऑपरेटर है। और जो जिस हॉल में आप बैठेंगे इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे ये मौजूद रहेगी। और वहाँ पे मौजूद रहने के बाद ये कहेंगी कि साहब मेरा नाम ये है, आपका क्या नाम है। आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद आपको वो अंदर भेज देंगी। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो रिसेप्शनिस्ट का नाम क्या है। ख़ास तौर पर अगर सेल्स की जॉब है तो ये पूछा जा सकता है। अगर आपने नाम नहीं बता सके आप, और सेल्स की जॉब है, तो आप फेल हो गए उसी वक्त, आप यू आर नॉट फिट फॉर सेल्स जॉब। तो इसका ख्याल रखिएगा। और जो भी गेट कीपर है, गेट कीपर जो टेलीफोन ऑपरेटर है वो गेट कीपर होता है, जो रिसेप्शनिस्ट है वो गेट कीपर होती है, और जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी जो सेक्रेटरी है वो भी गेट कीपर है। आप किसी बॉस से मिलना चाहते हैं, वो मिलने नहीं देंगी आपको, कहेंगी नहीं जी अभी टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं। बेशक वो अगर चाहें तो कर सकती हैं आपको फेवर, लेकिन अगर आपके ताल्लुकात सही नहीं है तो फेवर नहीं करेंगी। पावर पॉइंट वो शख्स है जिसके कनेक्शंस हर जगह हैं, और ये टी बॉय होता है मेनली। बाकी और भी लोग होते हैं लेकिन वो पावर पॉइंट जो है, इसलिए कि टी बॉय जो है जो चाय तकसीम करता है, वो हर कमरे में जाता है और हर आदमी को चाय तकसीम करता है। अगर आपने उससे ताल्लुकात ख़राब कर लिए तो वो आपकी शिकायत करेगा हर जगह जा कर के, और एक दिन फिर आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा ना करें आप, उस आदमी से बना के रखें जो पावर पॉइंट के तौर पर काम करता है कंपनी में। द पावर हाउस, पावर हाउस वो शख्स है जिसके पास पावर होता है। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉस के पास पावर हो, या आपके बॉस के पास पावर हो, या मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पावर हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जो आपके जिस कंपनी में काम करते हैं उसके जो ओनर हैं उन्होंने अपने बेटे को अपॉइंट करके रखा हुआ है किसी जगह, किसी पोजीशन के ऊपर, और ख़ुद रिटायर हो गए हैं। तो वो जो बंदा है ओनर का बेटा, वो पावर हाउस है, सारे फैसले वो करता है। जो एमडी है वो भी उससे मशवरा करके करेगा। बेशक एमडी है वो, लेकिन जब कोई बात आएगी तो वो उनके बेटे से मशवरा करेगा कि भाई ये फैसला करना है कि नहीं करना है।
तो ये पावर हाउस का ख्याल रखिए कि पावर हाउस कौन है आपकी कंपनी में, और उससे आप बना के रखिए। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच।